हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर आने वाले शेड्यूल्स के बारे में। तो शेड्यूल्स आप सभी को हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में लॉन्च हुआ था भारत के अंदर, इसके अंदर आने वाले शेड्यूल्स की संख्या है 2। पहला शेड्यूल और दूसरा शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है ये बताता है नेम ऑफ बुक्स रिलेटेड टू आयुष, एंड जो सेकंड शेड्यूल है ये जानकारी देता है आपको स्टैंडर्ड्स which needs to be compiled during the importing of drugs। सो ये दोनों शेड्यूल्स जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड रहने वाली है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंडर कितने शेड्यूल्स आते हैं। देखिए, जो भी एक्ट है वो कैसे चलता है, वो उसके रूल्स रेगुलेशन से चलता है। तो कानून जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का भारत में आ गया था आपका 1940 में, पर उसके 5 इयर्स के बाद उसका रूल्स का फ्रेमवर्क प्रिपेयर हुआ था, जिसकी मदद से हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इम्प्लीमेंट एक्चुअली में कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी पर डेडिकेटेड होने वाली है कि कैसे हम कौन कौन से हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर आने वाले शेड्यूल्स हैं जिनकी पढ़ाई हमें जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और हर एक शेड्यूल किस बारे में जानकारी देता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, दैट इज 24। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 24 शेड्यूल्स आते हैं हमारे अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। अब ये याद कैसे आप रखेंगे, जब आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेड्यूल्स कैसे हैं। शेड्यूल ए इज देयर, शेड्यूल बी इज देयर, शेड्यूल सी इज देयर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शेड्यूल सी इज देयर, शेड्यूल डी इज देयर। तो ये सारे शेड्यूल्स आप देख रहे होंगे अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो आप ध्यान रखिए हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, राइट। तो 26 में से आप 2 माइनस करिए, तब आएगा आपके पास 24। यानी कि कोई 2 लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के जो शेड्यूल्स नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, ए से लेकर वाई तक का अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके ए से लेकर वाई तक का है, दे ऑल आर शेड्यूल्स। लाइक शेड्यूल ए इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर, एम इज देयर। जो लास्ट लेटर है हमारे अल्फाबेट का जेड, यानी कि एक तो जेड नहीं है जो कि शेड्यूल हो सकता है, और दूसरा है आपका शेड्यूल आई। ये दो ऐसे हैं लेटर्स जिनके कोई शेड्यूल्स नहीं है। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि शेड्यूल आई जो है वो किस चीज को रेफर करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल आई डज नॉट एग्जिस्ट, शेड्यूल जेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनसे रिलेटेड अगर नेगेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं शेड्यूल ए के बारे में। व्हाट बेसिकली शेड्यूल ए टेल्स अस। सो शेड्यूल ए के बारे में क्या है, शेड्यूल ए आपको बताता है एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो परफॉर्मा है, उसकी जो जानकारी है वो शेड्यूल ए के अंदर लिखी गई है। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, जब भी आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप उसकी सेलिंग कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। अब ये जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो कहाँ से मिलता है, वो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल ए के अंदर आपको मिलता है, राइट। अब आपको बात कर लेते हैं शेड्यूल बी की। अब देखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हर एक एप्लीकेशन फॉर्म की क्या होती है, एवरी एप्लीकेशन फॉर्म हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस। तो एप्लीकेशन के बाद क्या आ जाएगा, फीस आ जाएगी उसकी। तो शेड्यूल ए के बाद जो शेड्यूल बी है वो किसके बारे में जानकारी देता है आपको, वो आपको फीस की जानकारी देता है। अब ये जो फीस है किससे रिलेटेड है, अगर हम बात करें तो ये फीस रिलेटेड है टू द टेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। जब हम अपने ड्रग्स की या कॉस्मेटिक की सैंपलिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो हम उसको कहाँ भेजते हैं, हम उसको किसी न किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसको CDRI लखनऊ में भेजा, तो वहां क्या होगा, वहां आपका एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा जो उस ड्रग पर या उस सैंपल पर टेस्टिंग करेगा। तो उस सैंपलिंग की या उस टेस्टिंग की कुछ एक फीस होगी, तो वो जो फीस है, रिलेटेड फीस है उस पर्टिकुलर टेस्ट की, वो हमारे शेड्यूल बी के अंदर लिखी गई है। तो इसलिए शेड्यूल बी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें हर एक सैम्पलिंग की, हर एक टेस्टिंग की जो है हमें उसकी फीस पता चल सकती है। अब बात कर लेते हैं, मूव करते हैं हम शेड्यूल सी की तरफ। ये क्रम क्रम से आप लोग याद करिए इसको, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं A to Y, वैसे ही आप इसको याद करिए, ताकि आप इसको अगर एग्जाम में आपके इंडिविजुअल शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल सी की। तो शेड्यूल सी क्या है बच्चों, शेड्यूल सी में आपका उन सभी बायोलॉजिकल और स्पेशली प्रोविजन वाली मेडिसिन की या ड्रग्स की लिस्ट है जिनको आप
पेरेंटरली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपके मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स जिनको आप पेरेंटरली देते हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है या स्पेशल प्रोडक्ट है। स्पेशल प्रोडक्ट में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए आप, आपके पास कोई हार्मोनल प्रेपरेशन है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट है। आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन इज अगेन अ हार्मोन जो कि आपका डायबिटीज के लिए दी जाती है एंड पेरेंटरली दी जाती है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, शेड्यूल सी के बच्चों दो पार्ट है, अभी आप आगे देखोगे। शेड्यूल सी में दो आते हैं, एक शेड्यूल सी आता है और एक C1 आता है। जो शेड्यूल सी है इसमें आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स विच आर टू बी गिवन पेरेंटरली आएगा, ठीक है। और जो दूसरा है आपका शेड्यूल C1, इसमें अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपका नॉन पेरेंटरली दिए जाते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे शेड्यूल सी के अंदर ही, मैं आपको बता देती हूँ। शेड्यूल सी के अंदर हमारा शेड्यूल C1, तो शेड्यूल C1 में क्या आते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती है जो कि नॉन पेरेंटरली दिए जाते हैं। नॉन पेरेंटरली दिए जाने का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉन पेरेंटल दिए जाने का मतलब इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो पेरेंटल्स नहीं रहेगा, ना ही इसे IV के थ्रू दिया जाएगा, ना IM के थ्रू, ना SC के थ्रू। इसमें कुछ अलग रूट्स रहेंगे, तो नो IV, नो IM और नो सब क्यूटेनियस, इन रूट से इनको नहीं दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन हैं, जैसे डिजिटेलिस है, सो डिजिटेलिस की वो स्पेशल बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच आर नॉट टू बी गिवन पेरेंटरली, इसको पेरेंटरली नहीं दिया जाता होगा, तो वो आ जाएगी शेड्यूल C1 के अंदर, ओके। दूसरा आ जाता है आपका, मान लीजिए आपके पास है एर्गट। एर्गट एल्केलॉइड है, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो एर्गट की अगर कोई ऐसी प्रिपरेशन है जो कि आपका पेरेंटरली नहीं दी जा रही है, अदर रूट से उसको बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो वो आ जाएगा स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये आते हैं शेड्यूल C1 में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपके पेपर में मान लीजिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर GPAT के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ ऐसे आया कि डिजिटेलिस कम्स अंडर विच शेड्यूल, ओके। आपसे पूछा गया है कि डिजिटेलिस जो है वो डिजिटेलिस, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है डिजिटेलिस IM या डिजिटेलिस IV, ये किस शेड्यूल के अंदर आता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, डिजिटलिस क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये IM IV के थ्रू दिया जा रहा है, मतलब ये पेरेंटली दिया जा रहा है, तो ये आएगा आपका शेड्यूल C के अंदर। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटेलिस प्रेपरेशन विच इज नॉट टू बी गिवन पेरेंटरली, तो बताइए कि शेड्यूल के अंदर आएगी, ये आ जाएगी शेड्यूल C1 के अंदर। ये ध्यान रखना है आपने, ये है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके MCQs में आ सकता है। अब आता है सी के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों, सी के बाद लेटर आता है D। तो शेड्यूल D के अंदर क्या आता है, शेड्यूल D के अंदर उन मेडिसिन की या उन सब्सटेंसेस की लिस्ट है जिनको इंपोर्टिंग के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है। जब भी आप किसी भी रॉ मटेरियल की या ड्रग की या कॉस्मेटिक की इंपोर्टिंग करते हैं ना, तो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिन प्रोविजंस को आपने फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपकी जो भी इंपोर्टिंग है वो एक अप्रूव्ड वे में मानी जाए, एक सही तरीके से उसको आप कंसिडर कर सकें। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनकी आपको इंपोर्टिंग के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि शेड्यूल D के अंदर जो भी ड्रग्स आएंगे उनकी इंपोर्टिंग में आपको कोई प्रोविजंस अंडर द DNC एक्ट एंड रूल्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उसके अंदर आते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, मतलब अपवाद है, ओके। शेड्यूल D में जितनी भी ड्रग्स आएंगे they are exempted from the provisions related to import of the drugs, okay। So what comes after D, after D comes E, ठीक है। हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम कोशिश करेंगे हम 8 एटलीस्ट हम 8 शेड्यूल्स को स्टडी कर लें। हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल्स थे हमने बताया था, 24 शेड्यूल्स थे। तो आज की वीडियो में, हमारी ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 8 शेड्यूल्स को पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे 16, उनको हम नेक्स्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 8 8 8 करके हम शेड्यूल्स पढ़ें, ताकि हमको इजी वे में कम समय में हम अच्छे से इसको याद कर सकें, ओके। तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई। ई में क्या दिया जाता है, ई में दिया जाता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको जाना है शेड्यूल ई खोलना है। शेड्यूल ई में आपको उन सारे के सारे मेडिसिन की या सब्सटेंसेस की या कॉस्मेटिक्स की आपको नेमिंग मिलेगी, जो कि नेचर वाइज कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं या पॉइजनस होते हैं। अब ये जानकर हम करेंगे क्या, हमें क्या फायदा है अगर हम ये जान लें, इससे आपका काम आसान हो जाता है।
जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन कर रहे होंगे तो फॉर्मुलेशन में आप बहुत सारी चीजें डालते हैं, आप एपीआई डालते हैं, आप अदर उसके अंदर एडिटिव्स डालते हैं। आप मान लीजिए कोई एडिटिव डाल रहे हैं या एपीआई डाल रहे हैं, अब आपको ये पता लगाना है कि वो पॉइजनस है, वो नेचर वाइज हार्मफुल है या नहीं है। आप क्या करिए, आप सीधे सीधे शेड्यूल ई जो है उसे खोल लीजिए। शेड्यूल ई खोलिए, अगर उसमें उसका नाम लिस्टेड है दैट मीन्स वो पॉइजनस है, यू कांट यूज दिस। आपको फिर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा, तो काम आसान हो गया, राइट। अब बात कर लेते हैं व्हाट कम्स आफ्टर ई। ई के बाद आता है एफ। एफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहूंगी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, एक्चुअली इसके पार्ट्स हैं। जैसे शेड्यूल सी में दो पार्ट थे, सी और सी1। सी1 में समानता क्या थी, दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की या अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार करते हैं। बस सी में आपका आता है पेरेंटली दिए जाने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और सी1 में आता है नॉन पेरेंटली दिए जाने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट। एफ के अंदर भी कुछ इस तरीके के पार्ट्स आते हैं, तो एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये कई बार जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपके जीपेट के पेपर होते हैं, वहां पर शेड्यूल एफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा जाता है कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो देखिए शेड्यूल एफ में क्या है, शेड्यूल एफ बात करता है ब्लड बैंक से रिलेटेड, यानी कि जहां पे भी ब्लड आ जाएगा ना वहां आप शेड्यूल एफ याद रखिएगा। तो ई था पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट, एफ है आपका स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड बैंक। मान लीजिए आपको ब्लड बैंक ओपन करना है, तो ब्लड बैंक ओपन करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आप कौन कौन से सेटअप करेंगे, ठीक है, आपके पास कितना, आपके पास मैन पावर होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सो क्या स्टैंडर्ड्स हैं ब्लड बैंक के सेटअप के लिए, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप शेड्यूल एफ खोलेंगे तो वहां से। अब शेड्यूल एफ के दो पार्ट हैं, एक है शेड्यूल 12C1, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज शेड्यूल 12C1, और दूसरा है शेड्यूल 12 सी, सॉरी दिस विल बी सी एंड दिस विल बी C1, ओके। दिस इज, इसको रोमन में लिखा जाता है F12C। तो पहला है ये, दूसरा है आपका F12C1। इस तरीके से आप बुक्स में देखेंगे इसको। तो जो आपका ये पहला वाला पार्ट है F12C, ये किस बारे में बात करता है, इट इज रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, देखिए यहाँ ये किस बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ब्लड प्रोडक्ट की अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ये रिक्वायरमेंट आपको पता चलती है जब आप शेड्यूल F12C को पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आता है शेड्यूल 12C1। बहुत माइनर सा फर्क होगा क्योंकि ये उसी का ही हिस्सा है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अगेन इसमें भी रिक्वायरमेंट बताई जाती है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसकी, ब्लड प्रोडक्ट्स की, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऐसे बल्क प्रोडक्ट जो किससे बनाए जाते हैं, जो कि बल्क फिनिश्ड प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, उनकी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये शेड्यूल 12C1 के अंदर पता चलता है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल एफ हो गया, शेड्यूल एफ के आपने दो पार्ट पढ़ लिए, 12C1 और 12C। अब आता है शेड्यूल F1। शेड्यूल एफ के आपने पढ़े दो पार्ट, ये देखिए शेड्यूल 12C1, सॉरी सी, एंड शेड्यूल F12C1। इसमें था ब्लड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है। अगेन यहाँ पर भी आपका ब्लड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी, पर ये ब्लड प्रोडक्ट कहाँ से बने थे, ये बने थे आपका बल्क फिनिश्ड प्रोडक्ट से, राइट। अब आता है शेड्यूल F1। तो F1 के आपके बच्चों जो है इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही मेंशन किए हैं, एक्चुअली इट हैज 4 पार्ट टोटल। अगर आप देखेंगे शेड्यूल F1 में, इसमें आते हैं आपके, एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो हमारे शेड्यूल F1 के अंदर 4 पार्ट आते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। जो पहला पार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पहले पार्ट में बताया गया है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। तो शेड्यूल एफ रिलेटेड था आपका ब्लड से और ब्लड के प्रोडक्ट से और ब्लड बैंक से। शेड्यूल F1 जो है वो रिलेटेड है वैक्सीन से। तो जो पहला पार्ट है वो बैक्टीरियल वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जो आपका सेकंड पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, ये वायरल वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जो तीसरा है वो आपका सेरा और जो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोविजंस के लिए है। और जो लास्ट है चौथा पार्ट है वो जनरल है।
तो ये हो गए आपके शेड्यूल एफ। तो हमने ए पढ़ लिया, ए में था प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन, बी में था उसकी फीस, सी में था लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स गिवन टू बी पेरेंटली, C1 में था लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स गिवन नॉन पेरेंटली, डी में क्या था लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, फिर आता है आपका ए बी सी डी, ई में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, एफ में आता है जो प्लेन एफ है उसमें आता है आपका स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड बैंक। फिर एफ के दो पार्ट थे, F12 भी, यहाँ आप देख सकते हैं F12 सी और 12C1। तो 12C के अंदर था रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, दूसरे में था ब्लड प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम फिनिश्ड ब्लड प्रोडक्ट। फिर आता है शेड्यूल F1, उसमें आपका आता है स्टैंडर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू, चार पार्ट थे, पहला था बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए, दूसरा था वायरल वैक्सीन के लिए, तीसरा था डायग्नोस्टिक किट्स एंड सेरा के लिए, चौथा था जनरल। तो एफ के बाद क्या आता है बच्चों, एफ के बाद आता है शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। शेड्यूल जी के अंदर उन मेडिसिन की लिस्ट लिखी गई है जिनको आप जब भी आप उसको सेल आउट करें तो दे नीड टू बी सोल्ड आउट ओनली अंडर प्रेस्क्रिप्शन, सॉरी ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ RMP, ये ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल जी के अंदर वो मेडिसिन आती हैं, या मैं कहूँ इट कंसिस्ट या इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस हुज सेलिंग शुड बी डन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे किसी मेडिसिन की, किसी टैबलेट की लेबलिंग में अगर आप देखेंगे उसमें अगर शेड्यूल जी लिखा है, इसका मतलब ये मेडिसिन जब भी बेची जाएगी तो इसको आप जब भी बेचेंगे तो ये एक RMP के द्वारा ही बेची जानी चाहिए या उसके सुपरविजन में बेची जानी चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच के अंदर बच्चों वो ड्रग्स आती हैं जो कि एडिक्टिव नेचर की होती हैं, यानी कि ये वो ड्रग्स होती हैं जिनसे हैबिट बनती है। तो शेड्यूल एच के अंदर आने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, उनके लिए कहा जाता है दीज आर प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो शेड्यूल एच क्या करता है, शेड्यूल एच कंसिस्ट लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी कि शेड्यूल एच में आपकी जितनी भी मेडिसिन आएंगी दे आर नॉट टू बी सोल्ड आउट विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, सो इट कंसिस्ट लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस नीड टू बी गिवन ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन। तो ये दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एल्प्राजोलाम है ना, एल्प्राजोलाम हम सभी को पता है बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है। एल्प्राजोलाम जो है वो शेड्यूल एच के अंदर आती है। कैसे पता चलेगा आपको, आप शेड्यूल एच खोलेंगे उसमें लिस्ट दी हुई है, जो जो आपका शेड्यूल एच के अंदर लिस्टेड है इसका मतलब वो सबकी सब हैबिचुअल है, मतलब हैबिट मेकिंग ड्रग्स हैं या फिर कहें एडिक्टिव ड्रग्स हैं। तो इनके लिए हमेशा प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी सुन लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इनका नाम है, ये हैबिट मेकिंग है, एडिक्टिव है। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पर इसको बेचेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज की जा रही है या ये एडिक्टिव पर्पस के लिए यूज की जा रही है, क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर इंसोम्निया है तो उसको इंसोम्निया ठीक करने के लिए एल्प्राजोलाम एक सर्टेन डोज में दी जा सकती है और उसको उससे बेनिफिट होगा। पर अगर कोई इसको एडिक्शन के लिए यूज कर रहा है तो उसके बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट आते हैं, इसीलिए इन ड्रग्स को हमने शेड्यूल एच में डाल दिया गया है। तो ये फार्मासिस्ट के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसे ध्यान रखना है कि जब भी उसके पास शेड्यूल एच की कोई ड्रग लेने के लिए आए तो दैट pharmacist need to ask for prescription. If the patient is not showing up with the prescription, you are not supposed to sell the medicine because it will be considered as a violation of drugs and cosmetic rules. Okay, अब बात कर लेते हैं हम। सो आई थिंक ये आज की वीडियो के लिए इतना सफिशियंट रहा है। हमने टोटल अगर हम बात करें सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 8 ऑफ शेड्यूल्स, जिसमें से आपने देखे थे शेड्यूल A B C। A B से कम क्वेश्चंस आते हैं, C से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, D से भी थोड़ा कम आता है, E से भी कम आता है, F से क्वेश्चंस आते हैं, G से क्वेश्चंस आते हैं और H से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इनको 8-8 करके पढ़ेंगे और इनमें एक पैटर्न बना के पढ़ेंगे एंड रिविजन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बातें आपको भी याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपके साथ जितने भी फेलो लर्नर्स हैं, अगर उन्हें भी jurisprudence पढ़नी है तो you can share this content with them. And if you want more videos on jurisprudence, you can comment down. I will make sure कि मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आपके टॉपिक को भी कवर करूं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे जो रिमेनिंग 8 शेड्यूल्स हैं, उनकी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर जी विल स्टार्ट, वी हैव स्टडीड एच। आपको पता है ए तो होता नहीं है, हम सभी को पता है शेड्यूल आई डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शेड्यूल जे से। ऑलराइट, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट।